नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के बाद गुरुवार शाम को पहली कैबिनेट मीटिंग हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में किसान और कोरोना, ये दो अहम मुद्दे रहे। कोरोना से लड़ाई के लिए 23,123 करोड़ का इमरजेंसी हेल्थ पैकेज घोषित किया गया। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मनसुख मंडाविया और नरेंद्र सिंह तोमर ने ये जानकारी देश को दी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस ब्रीफिंग में संबोधित कर कहा कि एपीएमसी मंडियों को और मजबूत बना रहे हैं। कृषि मंडियों को संसाधन दिए जाएंगे। ये भरोसा दिलाया कि मंडियां खत्म नहीं होंगी। कोविड से जंग जीतेंगे हम, इसमें लगातार केंद्र ने राज्यों की मदद करके एक टीम के रूप में काम किया और आज एक बड़ा निर्णय फिर इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस पैकेज 2, जिसको 23,123 करोड़ रुपए का आज उस पर निर्णय लिया है। इस बार हमने देखा कि ऑक्सीजन की डिमांड जिस तरह से बढ़ी, कई लोकेशन पर प्रोडक्शन था लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी बहुत दिक्कत आई। हर डिस्ट्रिक्ट पर 10,000 लीटर स्टोरेज की व्यवस्था हो। ये 9 महीने में हमें सारी व्यवस्था करें, जैसे कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति निर्माण हो जाए तो उसका सामना हम अच्छी तरह से कर सके। एपीएमसी खत्म नहीं होंगी। कृषि कानून लागू होने के बाद भी कृषि उपज मंडी को करोड़ों रुपए का साधन भारत सरकार की ओर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो सशक्त होंगी, उनके आय के साधन बनेंगे और अधिक किसानों के लिए वो उपयोग में आ सकेगी। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मंत्रालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने से पहले सिंधिया बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और धन्यवाद दिया। सिंधिया ने कहा कि वे मंत्री के तौर पर उतनी ही मेहनत करेंगे जितनी पिछले 15-20 सालों से लगातार करते आए हैं। वे मंत्री के तौर पर मिली अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने हर संभव कोशिश करेंगे। खास बात यह कि 30 साल पहले उनके पिता भी इसी मंत्रालय के मंत्री हुआ करते थे। ग्वालियर के राजघराने से ताल्लुक रखने वाले सिंधिया 5वीं बार संसद पहुंचे हैं। उनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। माधवराव सिंधिया पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिता की राह पर हैं। वो भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरी क्षमता से इस जिम्मेदारी को निभाने की मैं कोशिश करूंगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के फेसबुक अकाउंट हैक होने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। ग्वालियर में पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। सिंधिया ने दरअसल जब शपथ ली तो उसी रात हैकिंग हो गई। तकरीबन 12:30 बजे हैकिंग की घटना हुई। सिंधिया के फेसबुक वॉल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक भाषण वाले पुराने वीडियो अपलोड कर दिए गए। ये वीडियो उस वक्त के हैं जब सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे। हालांकि खबर फैलने के बाद अपलोड वीडियो को हटाया गया। वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत गर्मा गई। मंत्री विश्वास सारंग ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया। कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो लगातार केवल अपनी डर्टी ट्रिक्स के माध्यम से जनता को गुमराह कर रही है। इसीलिए मेरा स्पष्ट आरोप है कि जो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पेज के साथ यदि कुछ हुआ है तो वो कांग्रेस के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का ही खेल है। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। 66 आईटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया और अज्ञात उस हैकर की जांच पड़ताल की जा रही है। उसमें कहा गया है कि इसमें पुराने वीडियो को अपलोड कर दिया गया था तथा कुछ पोस्टर डिलीट कर दी गई थी। अब मामला विवेचना में इन्वेस्टिगेशन जारी है। मध्य प्रदेश में नेमावर हत्याकांड को लेकर कांग्रेस लगातार फ्रंट फुट पर है और राज्य सरकार की जमकर इस मामले में निशाना साध रही है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे तो अब कांग्रेस के 7 आदिवासी विधायकों ने डीजीपी से मुलाकात कर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग दोहराई।
मध्य प्रदेश के नेमावर हत्याकांड की गूंज जल्द ही देश भर में सुनाई देगी। कांग्रेस इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पार्टी की प्रदेश इकाई ने इसके लिए आदिवासी विधायकों को आगे कर दिया है। कांग्रेस के लिए मामला कितना जरूरी है, ये कमलनाथ के पीड़ित परिवार से हुई मुलाकात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली की तमाम व्यस्तताओं को छोड़कर नेमावर में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उनके निर्देश पर ही कांग्रेस के 7 आदिवासी विधायकों ने डीजीपी से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग दोहराई है। आदिवासी विधायकों का दावा है कि सत्ता के संरक्षण में आरोपियों ने नेमावर में आदिवासी परिवार का नरसंहार किया। हमने डीजीपी से बड़ी विस्तृत चर्चा करी है कि पूरे प्रदेश के अंदर आदिवासियों में ये जो देवास की घटना घटी है नेमावर की, उसको लेकर बड़ा डर का माहौल है। तो हम सब लोगों ने मांग करी है कि एक फास्ट ट्रैक हो, फास्ट ट्रैक के बाद इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को फांसी की सजा हो। कांग्रेस के भी और सारे आदिवासी संगठनों के आंदोलन दिन बर दिन बढ़ते जाएंगे। कल भी बड़ा आंदोलन हुआ है और अगर प्रशासन और शिवराज सिंह चौहान जी इस चीज को नहीं सुनते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में जबरदस्त बड़े पैमाने पर आंदोलन होंगे, क्योंकि हम अपनी बहनों के साथ जिस तरह से इन्होंने बलात्कार करा है और बलात्कार के बाद उनको गाड़ दिया गया, उनको जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। कांग्रेस के आदिवासी विधायकों के तेवर से साफ है कि मामले में सीबीआई जांच होने तक कांग्रेस विधायक इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते रहेंगे। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ तमाम बड़े मुद्दों को छोड़कर सिर्फ नेमावर हत्याकांड पर इतनी मुखर क्यों है। दरअसल मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 22% है और इसी आबादी की वजह से साल 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई थी। 2018 के चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में से कांग्रेस को 35 सीटें मिली थी, जबकि साल 2013 के चुनाव में कांग्रेस को महज 15 सीटें मिली थी। जाहिर है कि जब कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में आने को बेताब थी, तब आदिवासी तबके ने जोरदार आशीर्वाद देकर उन्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया। अब नेमावर हत्याकांड मामले को हवा देकर कांग्रेस अपने फर्ज की अदायगी कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष बीजेपी को कांग्रेस का नेमावर हत्याकांड के मामले में मुखर होना हजम नहीं हो पा रहा। वही कमलनाथ जी हैं जिनके समय में जिंदा सागर में एक दलित को जला दिया था, देखने तक नहीं गए थे। ये वही कमलनाथ जी हैं जिनके समय में अनाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार चरम पर था 15 महीने में। वो अगर बात करेंगे नीति की तो वास्तव में फिर बहरौल तो भेजने की बात आएगी। मध्य प्रदेश में सत्ता का दरवाजा प्रदेश के SC/ST की 82 आरक्षित सीटों से ही खुलता है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2013 में बीजेपी को SC/ST की 59 सीटें मिली थी। इन्हीं 59 सीटों की वजह से बीजेपी ने अपना तीसरा टर्म पूरा किया था, लेकिन साल 2018 के चुनाव में इस वर्ग के वोटर्स ने बीजेपी के बजाय कांग्रेस पर भरोसा जाहिर किया। नतीजा ये रहा कि इस वर्ग की 51 सीटों और निर्दलियों के सहारे कांग्रेस ने सत्ता हासिल की। हालांकि 2020 में सिंधिया के दल बदल से कांग्रेस की सरकार गिर गई। बहरहाल कांग्रेस ने मिशन 2023 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि दलित आदिवासियों की लड़ाई में मिलने वाला माइलेज उसे सत्ता की चौखट तक एक बार फिर ले जाएगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। आरएसएस के प्रचारकों की बैठक कल से मध्य प्रदेश के चित्रकूट शहर में शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। उन्होंने कहा कि सीमित संख्या में क्षेत्र प्रचारक इसका हिस्सा बनेंगे, जबकि देश के विभिन्न हिस्सों से अन्य लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। चित्रकूट स्थित दीनदयाल अनुसंधान संस्थान में होने वाली इस बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा। चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए मोहन भागवत 2 दिन पहले ही चित्रकूट पहुंच चुके हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव समेत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों के कार्यों की समीक्षा होगी। 9 और 10 जुलाई तक संघ प्रमुख 11 क्षेत्रों के प्रचारकों से बात करेंगे। इसके बाद 12 जुलाई को देश भर के 45 प्रांत प्रचारकों से बातचीत होगी। 13 जुलाई को अलग अलग संगठन के अखिल भारतीय संगठन मंत्रियों से भी चर्चा होगी। सरकार ने भले ही कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों को लेकर कई योजनाएं लागू की, लेकिन हकीकत ये कि लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। कोरोना संक्रमण से अपनी लोगों के मौत के बाद प्रमाण पत्र को लेकर कहीं विश्राम घाट से लेकर सरकारी दफ्तर तक चक्कर काटने की मजबूरी है, और यह स्थिति इसलिए बन रही क्योंकि मौत के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना से मौत का जिक्र नहीं है।
लिहाजा इस योजना का लाभ वो मिल नहीं पा रहा है। वहीं मामले में भोपाल नगर प्रशासन ने एक शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें पीड़ित परिवार की परेशानी का उल्लेख है। यही वजह है कि अब जिला प्रशासन और नगर निगम साथ मिलकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने और समस्या का समाधान करने की योजना पर काम कर रहा है। कोरोना से पीड़ित जितने भी मृतक हैं उनको 4-4 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी, किंतु नगर निगम भोपाल जो सर्टिफिकेट जारी कर रही है उन सर्टिफिकेट में कहीं भी उसमें स्पष्ट नहीं है कि ये मृत्यु इनकी कोविड से हुई है, जिससे उनके परिजनों को वो सहायता राशि लेने में लगभग महीने भर से अधिक समय से मंत्रालय और अन्य जगहों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हमने निर्देशित कर दिया कि नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाकर, और जिला योजना कार्यालय से भी हम लोग संपर्क में हैं, उनका अधिकारी को भी हमारे नगर निगम में ही साथ में बैठने के लिए मतलब बता रहे हैं, तो ताकि जल्दी से लोगों को 2 जगह ना जाना पड़े, एक ही जगह पे उसको बन सके। पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में जबलपुर हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया। हाईकोर्ट ने जबलपुर के डुमना में खंदारी जलाशय के जल ग्रहण क्षेत्र में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने सिर्फ डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के काम को छूट दी। इसके अलावा डुमना में स्पोर्ट्स सिटी समेत प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो प्रस्तावित निर्माण कार्यों के लिए कोई दूसरी जगह देख ले। साथ ही अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश भी दिए। इसकी अगली सुनवाई 2 अगस्त को है। और चूंकि वहाँ उसके नज़दीक में पहले से ही एयरपोर्ट है, उसके विस्तार करने के लिए भी अन्य भूमि की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे स्थिति में यहाँ पर जो है निर्माण किया जाना अनुचित है। माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं और साथ ही साथ उस पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई जो है 2 अगस्त के लिए तय की है। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में निर्धारित दरों से लगभग आधे दाम पर आप अपने आशियाने को खरीद सकेंगे। ये सौगात मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट में मिलेगी। हाउसिंग बोर्ड ने पूरे प्रदेश में करीब 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की ऐसी संपत्तियां हैं जो बीते 10 साल से अधिक समय से बिक नहीं पाई। रेडी टू पोजीशन प्रॉपर्टी को हाउसिंग बोर्ड अब आधी कीमत पर बेचने की तैयारी कर रहा है। इससे न सिर्फ आवास बल्कि दुकानें भी इसमें शामिल हैं। बोर्ड द्वारा इसके लिए नीति बनाई जा रही है। आगामी बोर्ड बैठक में नीति को हरी झंडी दे दी जाएगी। ये दाम वर्तमान या बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई कीमत से 30 से 60% तक कम होंगे ताकि बिना बिकी प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द बेचा जा सके। बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि राजधानी भोपाल में 400 करोड़ से अधिक की संपत्ति बीते 10 सालों में अब तक बिक नहीं पाई। माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि उसकी एक नीति बनाई जाए, जानकारी प्रस्तुत की जाए, तो अगले बोर्ड में उसकी नीति हम लोग प्रस्तुत करेंगे कि कैसे उसको और कम किया जाए, बोर्ड का भी घाटा नहीं हो और कम रेट को किया जाए, जिससे कि लोगों को सस्ते दाम पे घर मिले और बोर्ड को भी नुकसान ना हो। इंदौर हाई कोर्ट से ड्रग्स के साथ पकड़े गए आरोपी को जमानत मिलने पर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ दिन पहले पुलिस ने विक्की परियानी नाम के एक शख्स को 14 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार करना बताया, जबकि कोर्ट में बहस के दौरान पुलिस कोई तथ्य पेश ही नहीं कर पाई। आरोपी पक्ष के वकील की तरफ से दलील रखी गई कि पुलिस ने 2 दिन तक विक्की परियानी के घर पर पूछताछ की, उसे वहीं से गिरफ्तार कर आरोपी बना लिया। पुलिस ने अपने सबूतों में सीसीटीवी का जिक्र किया था, लेकिन सीसीटीवी भी पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है। इन सभी को आधार बनाकर कोर्ट ने विक्की परियानी नाम के युवक को जमानत दे दी। इसे लेकर इंदौर डीआईजी मनीष कपूरिया ने कहा कि वो इस बारे में विभागीय तौर पर जांच करवाएंगे। जो क्राइम ब्रांच की हमारी टीम है, इसने बहुत गंभीरतापूर्वक, बहुत धैर्य के साथ इस इन्वेस्टिगेशन को अमल में लाया है और इसी के आप परिणाम देख रहे हैं। ये थानों के द्वारा भी इस इन्वेस्टिगेशन को किया जा रहा है। जो भी अगर कमियां रहेंगी तो उसके ऊपर समुचित कार्रवाई की जाएगी। खरगोन में पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में करीब 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मुख्य एजेंट को गिरफ्तार न करने को लेकर पीड़ित लोगों ने खरगोन के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल से मुलाकात की। सांसद ने एसपी से बात कर पीड़ितों की सुनवाई के निर्देश दिए। एसपी ने एसआईटी गठन कर दिया है। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्य आरोपी को छोड़ दिया। एसपी का कहना है कि मुख्य आरोपी के खिलाफ दस्तावेज मिलने पर उसको भी गिरफ्तार करेंगे, संपत्ति कुर्क करेंगे। तो यही चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो वर्तमान में घूम रहे हैं, सील, पासबुक, दीपेश भटोरे वहाँ 15 साल से काम कर रहा है, ये अल्ट्रा, उसकी लॉगिन पासवर्ड दीपेश भटोरे के पास है, वो सब पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी भी इसमें मिले हुए हैं। इसके बाद भी दोनों बाहर घूम रहे हैं, ये क्यों? मैं तो दाड़ की मजदूरी वाली हूँ,
बीपी की शिकायत वाली हूँ, कारखाने उनमें काम कराए मैंने, मेरे पैसे आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप दिलवा दो। महू छावनी क्षेत्र की खान कॉलोनी के एक घर में जोरदार धमाका हुआ। इसकी आवाज काफी तेज थी, ऐसा कि आसपास के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। धमाका एक गैस की टंकी में विस्फोट से हुआ, लेकिन फिलहाल ये जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई। पुलिस को भी इस पर संदेह है। धमाके में एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी हुए। घर का मालिक समीर और उसकी पत्नी नसरीन के अलावा एक छोटा बच्चा इसमें शामिल है। समीर का इलाज महू के निजी अस्पताल में जारी है, वहीं पत्नी और बच्चे को इंदौर रेफर किया। यह हादसा सुबह करीब 8:30 से 9 बजे के बीच हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हादसे की वजह घर के अंदर रखी गैस की टंकी का फटना बताया गया। घर में ब्लास्ट हुआ था किचन के पास में, और बगल में लगी हुई दीवार से एक दूसरी फैमिली है, तो वो दीवार टूटने से उनके यहाँ भी 1-2 लोग घायल हुए। 4 लोग जो घायल हुए हैं तो सुपरफिशियल बर्न है समीर को, वो 80% है, लेकिन सुपरफिशियल है। वहाँ ऐसा कोई विस्फोटक या कोई अन्य सामग्री नहीं पाई गई है, और पूरी जो घटना स्थल है वो बता रहा है कि गैस की टंकी का लीकेज है। उसके बाद में उसमें उस गैस में विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से ये घटना कारित हुई है। जरा सोचिए, अगर आपने कभी कोई लोन नहीं लिया है और आपको बैंक की तरफ से कर्ज की भरपाई का नोटिस आ जाए तो क्या करेंगे। कुछ ऐसा हुआ रायसेन के चैनपुर में, जहां किसानों को लगातार लोन की रकम रिटर्न करने का नोटिस आ रहा है। 1-2 नहीं बल्कि 62 किसान ऐसे हैं जिनको नोटिस मिला। हकीकत तो ये कि इन किसानों ने कभी लोन लिया ही नहीं। इसमें कई किसान ऐसे हैं जिनके पास खुद की जमीन तक नहीं। कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास बेहद कम जमीन है। किसानों ने कलेक्टर से प्रबंधन के खिलाफ इसकी शिकायत की है। जांच टीम ने किसानों के बयान ले लिए, लेकिन अब तक इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है। अरे खाद मार लिया ही नहीं होगा कितना। अभी ये नोटिस दिया कल परसों में 1 लाख से ज्यादा मतलब पैसे बता रहे हैं। कितनी जमीन है? 5 एकड़ कुल जमीन है। नहीं लिया। 18,000 का मैंने खाद उठाया था, पिताजी के नाम से 2 लाख रुपए थे, उनका माफी का कागज आ गया, और अब वो 2 लाख मेरे ऊपर रख दिए गए। और पीसी तुलवाते हैं तो 5,000 तो 10,000, तो जब पीसी तुलती नहीं महीनों से गेहूं के सेंटर पे पड़े रहते हैं। शिकायतें प्राप्त हुई थी, उन शिकायत की जांच के संबंध में हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वो संबंधित शिकायतकर्ताओं के हमने कथन लिए हैं और वो जांच का विषय है। उसके उपरांत जिला कार्यालय से उसके संबंध में जो निर्णय होगा वो सबको बता। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी ने टेंडर जारी कर दिया। ई बाइक प्रोजेक्ट में करीब 2000 बाइक शहर में दौड़ेंगी। एमपी भोपाल में पहला ऐसा शहर होगा जहां पर स्मार्ट सिटी ई बाइक शुरू होंगी। ये बाइक एक बार में 25 से 50 किलोमीटर तक दौड़ेंगी। ई बाइक डिस्चार्ज हो जाए तो इसे पैडल मारकर चार्जिंग स्टेशन तक ला सकते हैं। शहर में ई बाइक के लिए 1000 ज्यादा लोकेशन चिन्हित है। नागरिकों को साइकिलिंग तथा जो हमारा पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। इसमें 3rd कॉल में भी हमारे पास सिंगल बिड आया है, तो हम लोग अभी इसमें बोर्ड में कॉल लेके इसको ओपन करेंगे और जल्दी हम लोग ई बाइक की सौगात शहर को देंगे। इंदौर के चिड़ियाघर में पक्षी विहार में 2 इंच से 2.5 फीट तक के 30 प्रजाति के 350 पक्षी आ चुके हैं। इसमें काकाटू, कॉकटेल अमेजॉन, अफ्रीकन ग्रे पैरेट, डायमंड डो, सन कन्नूर जैसे विदेशी पक्षी भी हैं। इन पक्षियों में ब्लू गोल्ड मकाऊ, ग्रीन विंग मकाऊ और अफ्रीकन ग्रे पैरेट का जोड़ा है, लेकिन ड्राइवर को महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। वजह कोविड परीक्षण है। ड्राइवर के संक्रमित होने के कारण अब तक पक्षी चिड़ियाघर में पहुंच नहीं पा रहे हैं। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बने पक्षी विहार में नए मेहमानों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मंडला जिले में एएसआई ने सालों से पानी की किल्लत से परेशान हो रहे लोगों की मदद की। गांव में पानी की सुविधा न होने के चलते पूरे गांव को सुबह शाम मुफ्त पानी दे रहे हैं, वो भी अपने खर्चे से। नारायणगंज विकासखंड के बनार ग्राम पंचायत में बैगा और आदिवासी परिवार रहते हैं। 10 साल से यहां पानी की किल्लत है। गांव में हैंडपंप है लेकिन पानी आता नहीं। नल जल योजना किसी काम की नहीं है। इसके चलते ग्रामीणों को पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था। पैतृक गांव में घर बनवा रहे जबलपुर के तिलवारा थाने में पदस्थ उदय सिंह सोयाम ने एक बोर करवाया और 7.5 HP की मोटर और पंप इससे जोड़ी है। 200 परिवारों को मुफ्त में पानी वो दे रहे हैं। पानी की समस्या बहुत हो रही थी 10 साल से। अभी मामा मेरे पुलिस में है, उदय
संयम, उसके द्वारा से पानी नल जल योजना मिल रहा है, तो अभी सुविधा ठीक है। 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाया करते थे। जब से संयम जी पानी दे रहा है तब से गांव में अच्छे से काम कर रहे हैं और बहुत खुशहाली है। जो मेरे को लगा कि हाँ ये लोग परेशान हो रहे हैं, तो मैंने अपनी बोर से उस टंकी में जो है सप्लाई जो है कनेक्ट करके और पूरे गांव को पानी देना चालू किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।